तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां हम आज बात करेंगे हमारे साइंस का नया चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वर्क के बारे में, वर्क की डेफिनेशन क्या होता है, वर्क उसके फॉर्मूला, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब। उसके बाद में फिर एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी होती है, एनर्जी कौन कौन सी होती है, उसके फिर क्वेश्चंस कौन से होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उनके न्यूमेरिकल्स, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अपन इस चैप्टर में। निकालो नोटबुक, स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क की कि भैया क्या होता है वर्क। आप जो बोलते हो कि सर मैं काम करके आया हूँ, सुबह सुबह बहुत सारा काम करके आया हूँ, सर मैं सो के आया हूँ, क्या वो भी काम है क्या? या जो वर्क कर रहे हो वो काम है क्या? या कोई मजदूर मेरे जैसा दीवार तोड़ रहा है वो काम है क्या? क्या होता है वर्क, क्या होता है? तो देखो अपन पहले बात करते हैं वर्क क्या है। तो वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप कोई फोर्स लगाओ और उस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आए। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से वो जगह चेंज कर ले, तो उसको अपन बोलेंगे वर्क। सिंपल डेफिनेशन है कि आपने कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसने अपनी जगह चेंज कर दी। एक सूटकेस था वहां रखा हुआ, मैंने उस पर फोर्स लगाया, खींच करके अपने पास लेके आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क हुआ। सिंपल सी डेफिनेशन है। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब वर्क करने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसलिए अपन इस चैप्टर में वर्क के साथ में एनर्जी भी पढ़ेंगे। बिना एनर्जी के वर्क नहीं होता, पता है ना। बिना खाए पिए आप कुछ काम कर लोगे क्या? नहीं। आपको एनर्जी कैसे मिलती है? खाने पीने से। तो एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो कैसे मिलती है? सप्लाइड बाय फूड दे ईट। हम जो खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है और उससे फिर हम काम करते हैं, उससे फिर हम वर्क करते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे जो मशीन्स होती है उसमें क्या होती है? फ्यूल से एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? एनर्जी सप्लाइड बाय फ्यूल। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल डलता है, गाड़ियों में डीजल डलता है ना। तो इस टाइप की गैस वाली सीएनजी वाली होती है, उसमें गैस डलता है। तो अलग अलग टाइप का फ्यूल डलता है, लेकिन मशीन चलती किससे है? फ्यूल से चलती है। और इंसान किससे चलते हैं? खाने से चलते हैं इन द सेंस कि वो वर्क कैसे करते हैं? वो एनर्जी से करते हैं। एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती कैसे है? तो इंसानों को एनर्जी मिलती है आपके खाने से और मशीनों को एनर्जी मिलती है फ्यूल से। क्लियर है? क्लियर है। चलो, वर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब वाई समटाइम्स नॉट मच वर्क इज डन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत सारी मेहनत कर ली, बहुत सारा आपने पूरी एनर्जी लगा दी, पर फिर भी वर्क नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, एनर्जी बहुत सारी लगा दी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? कि रीडिंग, देखो पहले रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग। ये सारे के सारे एनर्जी कंज्यूमिंग है। बट इन साइंटिफिक मैनर नो वर्क इज डन इन अबव केसेस। पर साइंटिफिक मैनर के हिसाब से कोई भी इसमें काम नहीं माना जाएगा। आप 2 घंटे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब 2 घंटे से 3 घंटे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो आप। अब आपने जो भी खाना खाया था उसमें जो एनर्जी मिली आपको, उसमें कंज्यूम हो गई। अब फिर आपको कोई कह देगा कि सर तो सुबह से बैठा था जगह पे, तो क्या काम लिया, तो भूल लगी वापस से, है ना। क्योंकि भाई काम तो कुछ किया ही नहीं है ना आपने। अगर यूं देखा जाए किसी और पर्सपेक्टिव से, तो आपने क्या काम किया? एक जगह बैठे होते आप तो हिले क्या? कोई डिस्प्लेसमेंट की क्या? आपकी वजह से कोई चीज हिली क्या? अपनी जगह से नहीं हिली, तो कोई वर्क हुआ ही नहीं। तो वैसे तो ये सब चीजें भी एनर्जी कंज्यूमिंग है। रीडिंग है, राइटिंग है, ड्राइंग है, थिंकिंग, आप बैठे बैठे सोच भी रहे हो तो वो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बट वो साइंटिफिक मैनर में उसको वर्क अपन नहीं मानते हैं। वर्क किसको मानेंगे? इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वर्क मानेंगे अपन, ठीक है। अ मैन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक और वॉल बट वर्क डन इज जीरो एज वॉल इज स्टेशनरी। एक आदमी है बाहुबली, और वो एक दीवार को, बाहुबली मतलब वो कटप्पा वाला बाहुबली नहीं, बाहुबली इन द सेंस मतलब बॉडी बिल्डर। तो वो एक दीवार को तेज धक्का मारा जा रहा, पूरी उसने जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी उसने, और वो धक्का लगा रहा है उसको। इसको तो मैं साइड में फेंक दूंगा, उसको दूर सरका दूंगा मैं। मेरा कमरा छोटा, दीवार को सरका करके आगे बड़ी कर दूंगा मैं। पर उससे वो दीवार 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिली। कुछ वर्क हुआ क्या? उसने पूरी जी जान लगा दी, उसने उसकी सारी एनर्जी लगा दी, उसने पूरी ताकत लगा दी उसकी, पर फिर भी वर्क हुआ क्या? वर्क फिर भी नहीं हुआ। क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ अपन क्या कहेंगे कि वर्क जो है वो नहीं हुआ। समझ में आया? क्लियर है? चलो भाई, चलो आगे। अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विद अ हेवी सूटकेस मे बी टायर्ड सून बट ही डज नो वर्क इन दिस सिचुएशन एज ए स्टेशनरी। एक आदमी है, एक बड़ा सा बक्सा लेकर के अपने सिर पे खड़ा है और बहुत देर तक खड़ा ही है, ठीक है। अब वो 2 घंटे तक खड़ा है, तो उसमें वो थक भी गया, उसकी एनर्जी भी कंज्यूम हो गई। उसको लग रहा है भाई मैंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन
वो वहीं का वहीं खड़ा है। उस ऑब्जेक्ट को लेकर के ना उसने ऊपर किया, ना नीचे किया, ना आगे गया, ना पीछे गया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब कोई भी वर्क नहीं हुआ। क्लियर है? ओके जी, ओके जी। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वॉल डजंट मूव, देयरफॉर नो वर्क इज डन हियर। तो जैसे ही आप किसी वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो वॉल नहीं हिल रही, तो कोई भी वर्क नहीं हुआ है। आप उस सूटकेस को पकड़े खड़े हो और आप वो सूटकेस कहीं से कहीं जा नहीं रहा है, तो मतलब कोई भी वर्क नहीं हुआ है। क्लियर है? तो कब होगा वर्क? आपको सर वर्क नहीं हुआ, तो वर्क होगा कब, किस टाइम पे होगा? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। या तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और आपके फोर्स लगाने की वजह से वो रेस्ट पर आ गया, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है वो चल के आ रहा था, आपने उस पर फोर्स लगाया और वो रुक गया, तब माना जाएगा कि भैया वर्क हुआ है। एक गाड़ी आ रही है, गुड़ती गुड़ती आ रही है, गुड़ती गुड़ती समझते हो, इसे चलती चलती आ रही है, ठीक है, न्यूट्रल के ऊपर गलती से वो ढलान के ऊपर चली गई, अब आ रही है अपना, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसको रोका, ठीक है, कहीं आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए, गिर नहीं जाए, आपने उसको फोर्स लगा करके रोक दिया। तो आपके फोर्स लगाने की वजह से वो मोशन में थी, रेस्ट में आ गई है, तब माना जाएगा कि वर्क हुआ है। पहली कंडीशन। सेकंड, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, पर आपके फोर्स लगाने की वजह से वो मूवमेंट मारने लग गया। एक सूटकेस था नीचे रखा हुआ, आपने फोर्स लगाया, खींच के उसको आप आगे लेके आ गए, ऐसे और मैं फ्रेम से बाहर चला गया, तो उसको आप ऐसे बाहर लेके आ गए, दूर लेके आ गए, मतलब वो रेस्ट पर था, अब मोशन में आ गया, तब भी क्या मान लेंगे कि हाँ वर्क हुआ है, कि भाई वर्क हुआ है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, उसकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। कोई अंकल जी गाड़ी लेके जा रहे थे अपनी ठेला गाड़ी, आपने उनकी हेल्प करने के लिए क्या कर दिया, उसके पीछे धक्का लगा दिया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, मतलब आपने क्या किया, वर्क किया। आपका दोस्त है, उसकी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया, रास्ते में बंद हो गई, उसने आपको फोन किया, भाई कम हियर, मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो आप चले गए, फिर आपने उसकी स्कूटी के पीछे से पैर लगा करके उसको धक्का दिलवा दिया, तो आपने उसकी स्पीड, वो चल रही थी, ठीक है, हल्की हल्की, आपने धक्का लगा करके उसके ऊपर फोर्स, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, उसकी स्पीड बढ़ा दिया आपने। तो स्पीड बढ़ाओ या कम करो, तो फिर क्या मान लेंगे भाई, वर्क हुआ है, मान लेंगे। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, आपने किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दिया, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को पकड़ खींच दिया, आटा होता है, आटे को आपने घूंस के उसका शेप चेंज कर दिया, तब भी चलो मान लेंगे कि वर्क हुआ है। तो ये कितनी 4 कंडीशन हो गई है, ये कंडीशन होगी तो ही माने जाएगा वर्क हुआ है, बाकी आप दीवार को धक्का मारते रहो, आप सूटकेस पर पड़े खड़े रहो, हम नहीं मान लेंगे कि वर्क हुआ है। क्लियर है? कौन सी कंडीशन को चारों याद रहेगी, भूलना मत। पहला, मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। सेकंड, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो जाए। और फोर्थ, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, उसका शेप चेंज हो जाए। ये 4 चीजों में से कोई एक चीज हो रही है, तब मान लेंगे अपन कि भैया वर्क हुआ है। ओके जी, चले आगे, चले आगे। अब बात करें अपन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क की। भाई साइंस के हिसाब से भाई वर्क हुआ क्या, ये तो चलो अपन संभालिए, 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पर डेफिनेशन और साइंस के हिसाब से अपन बोले हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। अभी बताया मैंने, आपने फोर्स लगाया और उसमें मोशन आ गया, ठीक है। सेकेंड, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर मूवमेंट आया। आपने आप गुड़ती गुड़ती हाथ लगा दिया, नहीं ऐसे नहीं, आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर मोशन आया, तब अपन क्या मानेंगे, वर्क हुआ है, ठीक है। तो वर्क कब हुआ, जैसे एग्जांपल देखो, अ साइकिलिस्ट इज पेडलिंग द साइकिल। साइकिल वाला बंदा साइकिल पेडल मार, उस पर फोर्स लगा रहा है, वो पेडल के ऊपर अपने पैरों से, उस फोर्स की वजह से साइकिल चल रही है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे वर्क हुआ है। एग्जांपल समझ में आ गया। अ मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक आदमी है जो कि एक वजन को ऊपर ले जा रहा है, अब वो पकड़े खड़ा है, तब तो अपन बात की थी वर्क नहीं हो रहा, बट उसको ऊपर ले जा रहा है या नीचे लेके आ रहा है, नीचे से उठा के ऊपर दिया, तब भी डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है। वो वो यहां से आगे यूं ना गया हो, पर नीचे से ऊपर तो गया है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही है। मान लो कि आप नीचे जमीन में से आप टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर कोई सामान लेके चले जाओ, तभी वर्क तो हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो वर्क माना जाएगा। एक जगह खड़े रहोगे पकड़ के तो माना नहीं जाएगा। ओके, वर्क कब नहीं मानेंगे अपन, तो आज जैसे कि एग्जांपल है, कूली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशन। एक कूली है, वो सामान को पकड़ के खड़ा ही है 1 घंटे से,
अपने सिर के ऊपर। पुली समझते हो ना, वो सामान चाहते हैं ट्रेन के ऊपर। आजकल थोड़ा कम हो गया, आजकल देखिए दिखते नहीं है, बट पहले बहुत होते थे ऐसे। तो वो 1 घंटे से खड़ा ही है वहां पे, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स वहां पर नहीं मानेंगे, कोई भी वर्क नहीं मानेंगे। अब मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक, बड़े ऐसे पत्थर के ऊपर आदमी धक्का लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, एक दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तब भी वो वर्क नहीं माना जाएगा, क्योंकि दीवार हिली ही नहीं वहां से, किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। जो भी अपन बात क्या की थी कि उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के वो बॉडी मूव करनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं मानेंगे अपन, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो गई वर्क के लिए। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इतनी सारी जो भी अपन कथा पढ़ी है उस कथा के हिसाब से कि वर्क कब मान लेंगे अपन की 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दी बॉडी। पहली चीज, 2 चीजें का सिंपल से 2 चीजें अगर होगी तो वर्क मान लेंगे। फोर्स आपने अप्लाई किया है, पहली चीज। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फोर्स तो दीवार पे भी अप्लाई किया है, तो क्या उसमें वर्क मानेंगे? नहीं। दूसरी चीज भी है ना, रुको तो शांति रखो यार, तुम शांति नहीं रखते हो, बता रहा हूं मैं। दूसरी चीज भी है, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, और वो बॉडी डिस्प्लेस भी होनी चाहिए। क्लियर है? अगर दोनों ही चीज होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज भी नहीं है तो वर्क नहीं है। फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और वो बॉडी मूव भी करनी चाहिए, उसमें मोशन भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, हिलनी भी चाहिए। अगर हिल रही है और फोर्स नहीं लग रहा तो भी वर्क नहीं है, अपने आप ही चल रही इसका मतलब। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो पर हिल नहीं रही है तो भी वर्क नहीं है, दोनों नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं है, बट दोनों ही होने चाहिए तब मानेंगे अपन वर्क। तो कौन कौन सी 2 चीजें हो गई? फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स होना चाहिए एक तो, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं अपन, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, फॉर्मूला याद हो आपको तो वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अब मुझे फाइंड करना है कि मैंने इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भाई क्या हो गया, इरेजर लेगी नहीं है, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, धक्का दिया, मैंने इसको धक्का दिया तो ये आगे सरक करके ये यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ था ये, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, ऐसे डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, वर्क मतलब दोनों चीजें हुई है, फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अब मुझे वर्क निकालना है तो बहुत सिंपल सा है, क्या कह रहे हैं अपन कि वर्क क्या होता है, उस पर जो फोर्स लगाया है आपने, वो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कितना सिंपल सा है। ये कह रहे हैं कि जो वर्क होता है वो आपने जो फोर्स लगाया है वो और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका प्रोडक्ट मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इतना सिंपल फॉर्मूला वर्क का। 2 चीज जरूरी है, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वर्क आ जाएगा। कितना सिंपल सा है। तो वर्क, अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्शन के ऊपर, पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हो तो उस पर जो वर्क फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू S। इजी है ना, याद रहेगा वर्क का फॉर्मूला। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि वर्क है क्या, है ना, कि किसी बॉडी के ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाया है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब अपन कहेंगे वर्क हुआ है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, कितना फोर्स लगाया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क निकल जाएगा। इतना सिंपल सा है ना, सिंपल। अब मान लो कि आपने उसके जो फोर्स लगाया वो फोर्स वैसे ना लगाया हो, सीधा एक डायरेक्शन में लगाया हो सकता है कि मैं उसको ऊपर खींच रहा हूँ, तभी हो सकता है ना। जैसे मान लो कि सूटकेस था और सूटकेस को मैं ऐसे जमीन पे यूं थोड़ी खींचूंगा क्या, ऐसे ऐसे मान लो यूं सूटकेस यहाँ रखा हुआ है तो उसको मैं ऐसे थोड़ी खींचूंगा क्या, मैं तो उसको ऊपर ही तरफ खींचूंगा ना, ऐसे सूटकेस को पकड़ के ऊपर ही खींचूंगा मैं ऐसे करके। तो अगर मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, किधर लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगा, पहले क्या लगा रहा था मैं, इधर फोर्स लगा रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा था। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर, पर डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा ना। वो जो सूटकेस है वो तो इसे गुड़ता गुड़ता इधर ही आएगा ना, इसे गुड़ता गुड़ता इधर आएगा वो तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FS कोस थीटा। मान लो कि इस बक्से को मैं इस थीटा एंगल के ऊपर यहां से पकड़ करके खींच रहा हूं, ऐसे जाएगा तो इधर ही आगे, दिखती बात है, यूं आगे जाएगा। तो इस थीटा एंगल से अगर निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू FS कोस थीटा। क्या हो जाएगा, FS मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट, कोस थीटा में थीटा की जगह पे वो एंगल जितना 60 डिग्री पे मैंने खींचा, 30 डिग्री पे खींचा, 45 डिग्री पे खींचा, जो भी डिग्री हो। अब जस्ट इमेजिन कि अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री कब होगा, अभी ये एंगल ये बना हुआ है, 0 डिग्री कब होगा, जब ये एंगल ऐसा होगा। 0 डिग्री कब होगा, जब मैं इधर ही खींच रहा हूं, मैं खींच भी इधर ही रहा हूं, मैं उसको सीधा सीधे खींच रहा हूं, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे।
जब उसको ऐसे खींच रहा हूं मैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या आपको? बताता हूँ। वैसे आप 10th क्लास में पढ़ोगे आप ये साइन cos 10, बट अभी बता देता हूँ आपको। cos 0 की वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स होते हैं, cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो अपने पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा, यही है। अब cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। तो एफ एस cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? cos 0, और cos 0 का मतलब होता है 1। तो क्या हो जाएगा? f इंटू एस होगा कि नहीं होगा? 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 ही आ रहा है, जल्दी दो ऐसे 1 भी आएगा, तो एफ एस ही आएगा। मतलब अभी जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सीधे डायरेक्शन में खींचोगे तो cos 0 ही है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? एफ एस ही आएगी, जो भी अपने निकाली थी। अब मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। मतलब अब ये एंगल ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसे पकड़ रखा, मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। किधर खींच रहा हूँ इसको? मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ऐसे ऐसे इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं अपन 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तब कितना वर्क होगा? तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0 डिग्री, नहीं 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब कि एफ एस और cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करूंगा सबको मिला के 0 ही हो जाएगा। तो वर्क पूरा का पूरा ही कितना हो जाएगा? 0। क्या मतलब? अगर थीटा कितना है आपके? 0 डिग्री, तब तो वर्क होगा W इज इक्वल टू एफ एस। अगर 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा आपके? वर्क जो होगा 0 हो जाएगा। वर्क कोई वर्क होगा ही नहीं, 90 डिग्री के ऊपर कर रहे हैं मतलब कोई वर्क नहीं होगा यहाँ पे। वहीं का वहीं साला जाके तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हो तो छूट के तो वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इधर हो गई। 180 डिग्री मतलब ये होता है ना, यहाँ से यूँ ना, तो मतलब कि मैं इधर खींच रहा हूँ इसको। अब किधर खींच रहा हूँ मैं? इधर, ये 180 डिग्री एंगल के ऊपर। पर डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है। वाह, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं किया मैंने, वो जा इधर रहा है और मैं खींच इधर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मान लो ऐसा हो रहा है। तब क्या होगा? भाई cos 180 की वैल्यू होती है, cos 180 की वैल्यू होती है, या थीटा चल गिरना 180 चल लिखा है ना, इज इक्वल टू होती है -1। क्या होती है? -1। तो ये वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -एफ एस आ जाएगा। क्या आएगा? -एफ एस, क्योंकि वो -1 लग जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि वहां जो वर्क आएगा वो माइनस में आएगा। काम क्या किया है? माइनस में काम किया। अपन बोलते हैं ना साला काम किया तो कुछ नहीं, बिगाड़ा कर दिया। वो क्या हो गया? आप जैसे कि जस्ट इमेजिन कि आपके घर के अंदर आपके कुछ बुक्स थी जो कि आपको मम्मी ने बोला कि उसको कमरे में जाके जमा किया जा। 4 बुक्स थी, आप वो जमाने के लिए गए। आप जमा रहे थे, लेकिन जमाते जमाते आपके हाथ से गलती से बाकी जो पूरा बुक शेल्फ था वो पूरा ही गिर गया। समझ में आ रही है? आपने 4 बुक्स रखने गए थे और पूरा बुक शेल्फ भी आपके ऊपर गिर गया। तो अब आपने क्या किया है? उल्टा काम बढ़ा दिया। काम 0 भी नहीं, एक तो 0 तो कुछ करते, या तो मना कर देते मैं तो जा ही नहीं रहा, तब तो 0 वर्क हो गया। आप जमा करके आ गए वहां पे तो आपका वर्क पॉजिटिव हो गया, पर आप तो उसको बिगाड़ करके आ गए उल्टा, और तब क्या हो गया? वो नेगेटिव वर्क हो गया। क्या हो गया? वो नेगेटिव वर्क। इस बारे में और बात करेंगे अपन, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क के बारे में और बात अपन करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं अपन यूनिट ऑफ वर्क की। वर्क समझ में आ गया? W फॉर्मूला क्या हो गया? W इज इक्वल टू एफ एस, अगर एंगल दे रखा हो तो एफ एस कोस थीटा। बस इतना सिंपल सा है, ये 2 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला एक ही है वैसे वो, लेकिन अगर एंगल दे रखा हो तो एफ एस कोस थीटा आ जाएगा, नहीं दे रखा तो एफ एस फॉर्मूला होता है। क्या होती है ऐसा यूनिट इसकी? तो यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर या फिर जूल। जूल भी होती है, जूल्स आपके नाम पे, बाकी होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स के न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो न्यूटन मीटर होती है। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, मतलब कि जस्ट इमेजिन कि एक बक्सा है, कुछ सामान है, इसके ऊपर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा हूं और ये यहां से उठ करके यहां पर ये 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट कर लेवे, तो मुझे आपसे पूछूं कि इसका वर्क निकालो कितना आएगा, तो W इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला एफ एस इज इक्वल टू एफ की वैल्यू भी 1 ही है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर ही हुआ है, तो वर्क W इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। ये हो गया आपके डेफिनेशन ऑफ 1 जूल कि when a force of 1 न्यूटन moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, उसी डायरेक्शन में,
उल्टी नेगेटिव हो जाएगी। देन द वर्क डन इज 1 जूल। 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, या 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो ऐसे यूनिट याद रह जाएगी, न्यूटन मीटर और जूल। क्लियर है? क्लियर है। चलो अब बात करें, बताऊंगा आपको मैं नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होते हैं। ये वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स भी लगा रहे हो, तब तो क्या मान लेंगे? पॉजिटिव वर्क है। यहां पर ये कार है, इस बच्चे की ये कार है, और इस कार को ये बच्ची इधर खींच रही है। फोर्स भी इधर लगाई इसने, मतलब इसी तरफ खींचा, और इसमें मोशन भी इसी तरफ हो रहा है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो तो अपन क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क। जिधर जोर लगाया अपन ने उधर काम हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्क होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे कि मान लो कि कोई आपके एक अंकल जी थे, और अंकल जी की गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है, तो वो धक्का लगा रहे हैं उसको, बुजुर्ग व्यक्ति है वो धक्का लगा रहे हैं, है ना, परेशान हो रहे हैं। आपने उनकी हेल्प करने के लिए आपने भी पीछे से धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। अब आप धक्का लगाए जा रहे हो तो उनकी दोनों की उनकी हेल्प हो गई, वो जल्दी से डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, उनकी हेल्प हो गई, है ना। तो आपने जिधर फोर्स लगाया वो गाड़ी भी उधर ही उस डायरेक्शन में गई है, तो ये कौन सा वर्क है? पॉजिटिव। पॉजिटिव काम भी तो पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव काम है कि नहीं है? अच्छा काम है ना ये। तो अच्छे काम से क्या मिल गया आप लोगों को? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो वर्क जो पॉजिटिव होता है उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FS। डन है। नेगेटिव वर्क क्या होता है? ये वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मान लो कि वो अंकल जी धक्का लगा करके इधर आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से कोई ढलान है, जैसे मान लो एक ढलान है ना, उस ढलान के ऊपर ये आप अंकल जी की गाड़ी है। ठीक है, और इस गाड़ी को अंकल जी लगा रहे हैं धक्का, पर आपने क्या किया? महान आदमियों ने, बढ़िया बढ़िया समझदार लोगों ने, वो अंकल जी धक्का लगा करके इसको ऊपर यहाँ तो लेके आए, और यहाँ से फिर आपने वापस क्या कर दिया कि यार अंकल जी फालतू परेशान हो रहे हैं, मैं भी इनकी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प करके आपने यहाँ से यहाँ धक्का लगा दिया। तो जानी चाहिए थी गाड़ी इधर, आपने भेज दी वापस इधर। तो काम पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया तुमने? बदमाश आदमी हो तो मुझे पता है, मेरे को अंकल जी वापस धक्का लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये जो वर्क हुआ है कौन सा हुआ है? नेगेटिव वर्क हुआ। कि जिस तरफ वो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में आप जब वर्क करते हो तो वो कौन सा वर्क है? नेगेटिव वर्क है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो व्हेन ए किक ऑफ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, द फोर्स ऑफ अ किक मूव्स द फुटबॉल, हियर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड मोशन ऑफ फुटबॉल इज सेम, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। एक फुटबॉल आ रही है, आपने जिससे यूं आपके पास आई और आपने इधर से यूं मार करके उसको उधर पास करा दी, तो इसी डायरेक्शन के अंदर आपका डायरेक्शन चेंज कर दी, आपको उसी तरफ जा रही है वो बॉल, उसको आपने उसको प्रेशर बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी उसकी आपने, तो इसका मतलब जो वर्क होगा पॉजिटिव वर्क होगा। बट व्हेन फुटबॉल स्लोज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, बट जैसे ही आपने बॉल इधर आ रही थी और आपने उसको यूं पैर मार करके उसको स्पीड स्लो कर दी, आपने उसी डायरेक्शन में उसको रोक दिया वापस से, तब जो वर्क होगा कौन सा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। कौन सा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। जिधर जा रहे हैं आपने उसको उल्टा धक्का मार दिया, जिधर उसकी मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट आप वर्क फोर्स लगा रहे हो, तब वर्क कौन सा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। क्या होगा भैया? नेगेटिव वर्क। एक और कॉन्सेप्ट है भाई जीरो वर्क। ये क्या होता है जीरो वर्क? इसके बारे में बात करते हैं अपन। कि जब वर्क नहीं हो, या तो पॉजिटिव हो गया, उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही काम हो रहा है, एक जब फोर्स लगा रहे हो काम उसका उल्टा हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप बुक्स रखा करके आए, तो रख करके तो नहीं आए और बिगाड़ के आ गए, वो नेगेटिव वर्क हो गया। जीरो वर्क कब होता है? कि जब आप काम करो ही मत, है ना, मतलब फोर्स लगाओ मत। पहली चीज क्या हो गई कि फोर्स ही मत लगाओ। द नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब अगर फोर्स जीरो हो गया तो तीनों तो मल्टीप्लाई में है ये, तो एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, मतलब कि जीरो इंटू सब जीरो हो जाएगा, सारा मामला ही जीरो हो गया। तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स ही नहीं लगाया आपने, काम चालू ही नहीं किया, तो वर्क क्या हो गया? जीरो। तो जीरो वर्क हो गया। ऐसे ही अगर नेट डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, फोर्स आपने पूरा लगा दिया पर डिस्प्लेसमेंट कुछ ही नहीं हुआ, एस की जो वैल्यू है वो यहाँ जीरो है, तब भी एफ इंटू जीरो इंटू कोस थीटा करोगे तो वैल्यू टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी?
एफ इंटू एस, एफ इंटू जीरो इंटू कॉस जीरो करोगे तो क्या आ जाएगी 0, उधर 0 इंटू एस इंटू कॉस जीरो करोगे तो 0। क्लियर है? क्लियर। तीसरी कंडीशन और भी होती है कि द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स इधर लगा रहे हो आप और उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है, उसकी जस्ट 90 डिग्री के ऊपर है। कितनी है? या जिधर मोशन हो रहा है उसके जस्ट 90 डिग्री के ऊपर उसकी, अगर उसकी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, मोशन की और फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर है। जैसे मान लो मैं इधर लगा रहा हूं फोर्स और इधर हो रहा है मोशन, तब क्या होगा कि एफ एस कोस का फॉर्मूला होता है, कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, भी बताया था मैंने आपको। तो ये क्या हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 0 वर्क इन 3 कंडीशन में हो सकता है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 0 वर्क कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? या तो फोर्स 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और या फिर जो आपके एंगल है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर, मतलब कि फोर्स और मोशन की जो एंगल है बीच का वो 90 डिग्री के ऊपर हो, उन दोनों डायरेक्शन क्या हो परपेंडिकुलर हो। तब क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए वर्क 0 हो जाएगा। 0 वर्क समझ में आ गया क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क तो समझ जाओगे, बट 0 वर्क जो है वो अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। क्लियर है? यार ब्लर कैसे हो गया, मैं मुझे ब्लर कर दिया, हद हो गई। उसके बाद में बात करते हैं अपन एक न्यूमेरिकल से, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन इसी वर्क से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है अ कूली लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। एक कुली है, उसने सामान उठाया और ऊपर ले गया 15 kg का सामान, ठीक है। एंड पुट इन हेड 1.5 मीटर अब, उसका जो सिर था जमीन से उठा करके और 1.5 मीटर ऊपर उसने रख दिया। 1.5 मीटर का बंदा होगा वो, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये बंदा है, नहीं ये सामान यहां से उठा करके 15 kg का इसने अपने सर पे रख दिया। कितना है वो? 1.5 मीटर का है, 15 kg। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि मोशन होना चाहिए तभी डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो हुआ है ना, यहाँ से यहाँ गया है तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, तो वर्क यहाँ पे हुआ है। वर्क को निकालना है, निकालें। चलो भाई, फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। एफ मतलब कि फोर्स। अब फोर्स आपने कितना निकाला है वो आपको लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो पहले फोर्स निकालो। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स वाला चैप्टर याद है ना, फोर्स पढ़ा था अपन ने इन लो मोशन में। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और यहां पर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी होगा। मैं बताया था आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन ही है। जी की वैल्यू होती है 9.8 होती है वैसे तो, लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपन सिंपल न्यूमेरिकल्स में 10 ले लेते हैं। आपको बताया था, मैं बताया था आपको। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके एम की वैल्यू कितनी हो गई भैया? एम की वैल्यू कितनी है? कितना किलो का वजन है ये? 15 kg। 15 इंटू, या इसको अपन वहीं कर लेंगे, चलो यहीं कर लेते हैं। 15 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो गई आपके? 10। अब अपन यहाँ पे रख देते हैं इन सब की वैल्यू। यहाँ पे ये स्टेप यहाँ पर करना, ये स्टेप डायरेक्ट वहीं कर देना। W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आ गई है M इंटू जी इंटू एस, सबकी वैल्यू रख दो। मास इज इक्वल टू 15, G इज इक्वल टू 10 और S डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर। 10 से करोगे तो 15 इंटू 15 आ जाएगा। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 होता है क्या? 225 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, 225 जूल भी लिख सकते हो। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया आपने, खाली फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू एफ एस। वैसे एफ आपको निकालना पड़ेगा, तो एफ एम ए, अगर मान लो कि ये इधर जा रहा होता अपन एक्सेलरेशन लगा देते, ऊपर जा रहा है तो अपनों को पता है एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, जी की वैल्यू को पता ही है, तो आप कर सकते हो ऐसे। बाकी अगर ऐसे जा रहा होता तो एक्सेलरेशन दे देते आपको क्वेश्चन के अंदर, टेंशन नहीं लेनी। या सीधा आपको फोर्स दे देंगे, यहाँ फोर्स दे नहीं रखा था अपना, यहाँ केवल उसका वेट दे रखा है। अगर फोर्स दे रखा तो और भी ईजी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है? समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर समझ में नहीं आया तो आप बोल देना, और करा देंगे, वापस से करा देंगे। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे। तो वर्क का काम अपना पूरा हो गया। वर्क का काम समझ में आ गया क्या? पूरा क्लियर है। अब इस वर्क को करने के लिए अपने को चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई? एनर्जी। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सबसे बिगेस्ट सोर्स है वो क्या है? सन। अपने इस अर्थ के ऊपर या अपने सोलर सिस्टम के ऊपर
जितने भी चीजें हो रही है वो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी जो भी एनर्जी मिल रही है वो उनको सन से ही मिल रही है। जैसे कि अपन इंसान है, जानवर है, अपन एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सन से ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने खाना बनाया, उसमें एनर्जी बनी, फिर अपन उस प्लांट को खा रहे हैं अपन, तो एनर्जी अपन को वहीं से मिल रही है। अल्टीमेट सोर्स तो सन ही है एनर्जी का। कौन है? सन है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम सन। सारे ज्यादातर जो एनर्जी सोर्स होते हैं अपने सन से मिलते हैं। सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। कुछ एनर्जी जो होती है वो आपके एटम के न्यूक्लियस से मिलती है, जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं अपन आजकल। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आपके अर्थ के इंटीरियर से मिलती है, और टाइड्स से मिलती है। टाइड्स जो अपन हाई टाइड्स, सोलर टाइड्स आते हैं, है ना, वो आपके मून की ग्रेविटी की वजह से समुद्र और नदियों का पानी उछल करके ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो उससे भी कुछ एनर्जी अपने को मिलती है। बाकी जनरली 99% जो एनर्जी वो कहाँ से मिल रही है अपने को? सन से ही मिल रही है। क्लियर है? और एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क कर सकते हो। जिसमें ज्यादा एनर्जी ज्यादा वर्क करेगा, जिसमें कम एनर्जी वो कम वर्क करेगा। क्लियर है? ठीक है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। तो जितना वर्क आदमी करे, जितनी उसमें एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क करेगा। इसलिए वर्क और एनर्जी अपन साथ में पढ़ते हैं, और वर्क एनर्जी बराबर होते हैं। भाई मेरे पास जितनी एनर्जी है मैं उतना वर्क कर सकता हूँ, किसी और के पास जितनी ज्यादा एनर्जी है वो उतना वर्क कर सकता है, किसी पास ज्यादा है वो ज्यादा करेगा, कम है तो कम करेगा। तो वर्क जो है एनर्जी के बराबर ही होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वर्क होगा। वर्किंग बॉडी लॉस एनर्जी, बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जो बॉडी वर्क करती है वो उसका एनर्जी लॉस होती है, जो बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है वो एनर्जी गेन करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो कि ये क्या कहते हैं इसको, पेन है मेरा, स्टाइलस है, इसको मैं इसे जोर जोर से मेरे हाथ के ऊपर रगड़ूं, मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। मेरी एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। मेरी एनर्जी किसके अंदर जा रही है? इसके अंदर जा रही है। मैं थक रहा हूँ, एनर्जी खत्म हो रही है। इस बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा हूं तो इसमें एनर्जी आ रही है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, इसमें एनर्जी आ रही है। क्लियर है? तो जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है उसकी एनर्जी लॉस होती है, और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है वो एनर्जी गेन करता है, उसके पास एनर्जी आती है। ठीक है? और एनर्जी क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती, उसकी वर्क की तो डायरेक्शन थी। ठीक है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है? जूल ही होती है। मैंने बताया जितना क्यों, जितना एनर्जी होगी उतना वर्क करेगा। जितना जूल में अपन नाप लो, उसको नाप लो, आप वर्क नाप लो, एनर्जी नाप लोगे अपने आप, कितना वर्क हुआ, मतलब उतनी एनर्जी थी। एनर्जी नाप लो तो वर्क नाप नहीं आ जाएगा, जितनी एनर्जी लगाई उसने खर्च की मतलब उतना वर्क हुआ होगा। ठीक है? एंड इट्स बिगर यूनिट इज कॉल्ड किलो जूल। अब क्या है, 1 जूल 2 जूल 3 जूल बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा ही कम होता है, कुछ नहीं होता। मतलब ये मैंने ये यहाँ से पेन उठा के यहाँ रखा थे, 50-60 जूल खर्च हो गए, और ज्यादा हो गए, 2-3 हज़ार जूल खर्च हो गए। तो इसलिए अपन उसको किलो जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं? किलो जूल के अंदर। ठीक है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। और 1 जूल मतलब 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी वर्क एनर्जी खर्च करनी पड़ी उन 1 जूल बोलेंगे। मान लो कि 100 जूल वर्क किया तो 100 जूल एनर्जी खर्च होगी। मान लो 1000 जूल खर्च किया है मतलब तो मतलब 1000 जूल का वर्क भी होगा। क्लियर है? तो जितनी एनर्जी खर्च करोगे उतना ही वर्क होगा। क्लियर है? चले आगे। अब एनर्जी होती है बहुत सारे अलग अलग टाइप की। कौन कौन सी टाइप की होती है? तो एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है हीट एनर्जी जो आपको सन से मिलती है, लाइट जो उसकी रोशनी से मिलती है, गर्म से आंच से मिलती है। एक होती है केमिकल एनर्जी जो केमिकल्स में होती है, आप जो फूड में खाना खाते हो फोटोसिंथेसिस वो केमिकल एनर्जी होती है ग्लूकोज वगैरह में। एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में आपने देख रखी है। एक होती है लाइट एनर्जी जो आपको सन से मिल रही है। एक होती है साउंड एनर्जी, साउंड की भी एनर्जी होती है पता है आपको। एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी जिससे अपन आजकल इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो उससे अलग अलग टाइप की बहुत सारी एनर्जी होती है। अपन अपनी काम की एनर्जी पढ़ लेते हैं, अभी चालू करें, अपन अपने काम की एनर्जी पढ़ते हैं। अपने काम की एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी है? मैकेनिकल, अपने जो सिलेबस में है मैकेनिकल एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। नाम समझ में आ रहा होगा। मैकेनिकल वर्क कोई सा भी मैं उठा के सामान यहाँ से वहां रखा, वहां से किया, ये सब मैकेनिकल वर्क होता है ना। कोई मशीन चल रही है वो मैकेनिकल वर्क है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स। ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2। कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब आप बोलोगे साहब बताओ सही, काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये तो बताओ पहले, फिर बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है रो, अभी पहले बात करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी की, फिर बात करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप अपना समझोगे मैकेनिकल एनर्जी क्या है। चले तो अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। इन दोनों का सम होता है क्या आपके मैकेनिकल एनर्जी। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के मोशन में आने की वजह से जो उसमें एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो, बैट लिया आपने, शॉट मारा, आप उसको एक तो ऐसे शॉट मारो और एक आप यूं बैट घुमा करके शॉट मारो, ज़्यादा ताकत किस में लगेगी, ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आई, आपके हाथ घुमाने से आई पूरी। तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। किसी बच्चे के, आपने आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त की दुश्मन से लड़ाई हो गई, आपने उसको थप्पड़ मारी ऐसे टिचक, वो एक थप्पड़ मारी आपने, हाथ घुमा करके मारी आपने, तो हाथ घुमाने से जो एनर्जी आई है वो कौन सी है, आपके काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, एग्जाम्पल समझ में आती है। आप बैडमिंटन खेलते हो, बैडमिंटन तो टिचक किया आपने, एक आपने पूरा हाथ घुमा करके स्मैश मारी आपने, तो उसमें क्या हुआ है, मोशन हुआ है पूरा, तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। और एग्जांपल दूं, एक बॉल है जो इसे घुड़ती घुड़ती आ रही है फुल स्पीड में, ऊपर से कोई बॉल छोड़ दी स्पीड में आ रही है नीचे, तो उसमें वो मोशन में है, स्पीड में है, उसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, अब मूविंग क्रिकेट बॉल बता दिया मैंने आपको। फ्लोइंग विंड, हवा बहती है, हवा के चलने की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। और रोलिंग स्टोन, एक पत्थर है जो स्पीड में पहाड़ से गिरता गिरता आ रहा है, वो भी कौन सा हो गया, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर भी। पानी जो है वो बह रहा है, तब भी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मूविंग कार, कार चल रही है स्पीड के अंदर, तो भी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मूविंग बुलेट, गोली जा रही स्पीड में, तो भी काइनेटिक एनर्जी होगी। रनिंग एथलेटिक, एक आदमी भाग रहा है, एथलीट भाग रहा है, तभी कौन सी एनर्जी का। कुल मिलाकर के मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है, उसके स्पीड में चलने की वजह से आ रही है, स्पीड कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी, एक तो मास कितना वजन है उसके अंदर और कितनी वेलोसिटी उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि मास ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, तब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तब भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। स्पीड कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, मास कम तो भी काइनेटिक एनर्जी कम। क्लियर है। अब जैसे कि बुलेट होती है, गोली छोटी होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, बट इसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है। समझ में आ रही है। एक बड़ा सा पत्थर है, उसकी स्पीड कम है और उसकी मास ज्यादा है, तब भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही। पत्थर छोटा सा है और उसकी स्पीड भी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर है। समझ में काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो गोली होती है ना उतनी ज्यादा क्यों लगती है आपको, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, छोटी सी है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उसकी स्पीड कम होगी तो आपको गोली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलें आगे, चलो आगे। अब अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो सबसे पहले, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m मास है, ठीक है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, वो एक u स्पीड से जा रहा है। इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस s डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, ऑफ कांस्टेंट फोर्स f फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। एक्ट ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u to v, उसकी जो उसकी स्पीड है वो u से लेकर के क्या हो गई, v हो गई, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका एक्सेलरेशन होगा वो तो क्या होगा, a होगा। बताइए, आपको मैं बताया था आपको कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर लेके जा रहे हैं तब g लेना है, बाकी इधर जा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a एक्सेलरेशन होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Fs होता है। अब ये क्वेश्चन क्या था अपन ने, ठीक है, और F का फॉर्मूला मैंने एम ए भी लिखाया था और मैंने mg भी लिखाया था, F इज इक्वल टू mg भी लिखा था, पर यहाँ पर अपन बात करेंगे सीधा यूं जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, ma, F इज इक्वल टू क्या होगा, ma। क्लियर है।
एक आपके वो न्यूटन साहब की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। इसके अंदर मैं ट्रांसफर करके अगर s की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगा, वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होगा कि नहीं होगा, ये 2 चला जाएगा, हो जाएगा। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें इस f की और s की दोनों की वैल्यू यहाँ से लिखा हुआ, आई थिंक आपको साफ दिख रहा होगा, वापस लिख देता हूँ आपके, है ना। ये वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, w इज इक्वल टू एफ एस। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू अभी अपन देखी एम ए है, क्या है एम ए। और एस की वैल्यू क्या है, वो है आपके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपके, ठीक है। इस ए से, अरे मेरे ये यहाँ, इस ए से तो ये ए कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात सुनो कि जब ये आप क्या कहते हैं मोशन में है, तब इसकी जो स्पीड होगी स्टार्टिंग में वो u, क्या वो जीरो नहीं होगी क्या भाई, यहां से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल स्पीड तो उसकी जीरो होगी ना, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, m v स्क्वायर अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, w इज इक्वल टू 1/2 साइड में निकाल दो, बाकी हो गया एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके फॉर्मूला वर्क का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो किसी एक डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो उस पर वर्क कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। और मैंने बताया कि जो एनर्जी होती है वो भी क्या बराबर होती है, उस वर्क के बाद जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी खर्च करी, इसका मतलब। तो जो एनर्जी होगी, और एनर्जी यहाँ पे मोशन की वजह से, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है कि नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर। जो मैंने यहाँ समझाया वो सब यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या हाथ से करने में क्या आपको ज़्यादा जाता है, सर ने मेरे सामने किया, वो भूल जाते हैं कभी कभार ऐसा। क्लियर है, कोई डाउट परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके, हाफ एम वी स्क्वायर। याद रहेगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, वापस से बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। डेरिवेशन कैसे किया है वो याद रखना। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन करें और समझ में आ जाएगा आपको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, मास कितना दे रखा है अपने को, मास दे रखा है आपको 15 kg, मास दे रखा है भैया 15 kg, ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, v दे रखा है आपको कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। वॉट इज इट द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यू रख दो, हाफ की जगह पे हाफ, एम की जगह पे 15, वी की जगह पे 4 इंटू 4, स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 15 8 जार 120, ठीक है। सही तो है, जूल, 120 जूल जो है आपकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है बस। ये फॉर्मूला याद है आपके तो क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। आगे चले, चलो आगे। नेक्स्ट है अपने पोटेंशियल एनर्जी। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है ये, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोजीशन और उसके शेप में चेंज होने की वजह से उसमें एनर्जी आती है, उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल देखते हैं अपन, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे कि वाटर केप्ट इन डैम, एक डैम है, यहाँ फोटो बनी हुई है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है बहुत सारा, पीछे इतना सारा पानी भरा हुआ है, ये सारा जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ये इसको होल्ड रख रखा है इसने। तो इस टाइम पे जो इसमें एनर्जी है वो कौन सी है, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी इसके अंदर है। जैसे कि मान लो एक धनुष आपके पास में, उसको आपने पकड़ करके खींचा, धनुष समझते हो ना, बोल नहीं मैं एरोन हाथ में दिख रहा, हाँ ठीक है। उस धनुष को पकड़ करके आपने इसे खींचा, खींच दिया। अब इस टाइम पे उसको अगर मैं छोड़ भी दूं तो क्या आगे नहीं जाएगा क्या। अगर मान लो मैं इस तरीके से छोड़ देता हूँ, ऐसे यहीं से पकड़ करके मैं बिना धनुष में चलाए हुए ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो नीचे गिर जाएगा, उसमें कोई एनर्जी है ही नहीं। बट उस धनुष में मैंने उसको पकड़ के खींच रखा है, भी होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब दिख तो क्या रहा है अपने को, इसमें कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह पे है, बट उसमें एनर्जी है, छोड़ दे चला जाएगा वो,
तो ये जो एनर्जी है ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। जो उसमें होल्ड करने की वजह से आ रही, जो उसमें होल्ड कर रखी है एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। डैम के अंदर भी ऐसे ही होता है, पानी जब सब ये होल्ड कर रखा है, जैसे यहाँ गेट खोलेंगे पानी एकदम से बहता हुआ आएगा तो बहुत सारी एनर्जी फिर उसमें फ्लो करके निकलेगी। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक पत्थर है, एक पत्थर, ये बॉल है, आप उस बॉल को लेकर के छत पे चले गए। अब वैसे अब जितना ज़्यादा ऊपर चले गए हो आप, मतलब उस टाइम पे उसमें एनर्जी है, आप उसको जैसे छोड़ोगे नीचे तो एकदम से स्पीड नीचे जाएगा वो। आपको धक्का नहीं मारना, आपको केवल छोड़ना है, तब भी नीचे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पर है। इसको बताया मैंने, बाउंड अप स्प्रिंग ऑफ ए टॉय कार। छोटी खिलौने गाड़ी देखी है आपने, उसमें से स्प्रिंग लगी होती है, उसको यूं खींचते हैं अपन, यूं चाबी भरते हैं, उस चाबी देखिए, चाबी आजकल कम आती है, बड़ी देखी होगी आपने। तो जब चाबी भर रखी होगी, अब आपने उसको पकड़ रखा है आपने, तो उस टाइम पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्प्रिंग खींची हुई है वो पूरी उसकी। अब जैसे वो छोड़ोगे जैसे ही उसको आप, तो वो गाड़ी स्पीड में जाने लग जाएगी। तो कौन सी एनर्जी हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे वो कार ऐसी भी आती है कुछ, उसको पकड़ करके आपने यूं खींचा और फिर आपने उसको छोड़ दिया, और फिर आपने उसको छोड़ दिया तो वो सीधी आगे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने होल्ड कर रखी थी वो एनर्जी। क्लियर है। और बेंट स्ट्रिंग ऑफ ए बो, स्ट्रिंग बता ही दिया मैंने आपको, आप खींचते हो ऐसे, तो उसके अंदर क्या होता है, खींचने से उस टाइम पे उसमें कौन सी होती है, एनर्जी होती है। जो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक तो होती है आपके जो मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे कि मान लो, एक तो मास पे डिपेंड करती है, आपने उसको खींचा, अब वो भारी होगा धनुष तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, कम होगा तो कम होगी। जैसे बॉल लगेगा ऊपर, आप छोटी बॉल होगी ऊपर, सेम बिल्डिंग टेरेस पे आप हो, छोटी बॉल होगी तो कम एनर्जी होगी, ज्यादा बड़ी बॉल होगी तो ज्यादा एनर्जी होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो एक तो आपके मास पे डिपेंड करती है, मोर द मास ऑफ बॉडी ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मास कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। क्लियर है। फिर आपके हाइट अबाउट द ग्राउंड, उसकी हाइट पे डिपेंड करती है ना, पोटेंशियल एनर्जी किससे करती है, हाइट पे डिपेंड करती है। नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ इट फॉलो, उसके रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, हाइट पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द हाइट अबाउ द ग्राउंड ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी। उसको आप मान लो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अगर आप फर्स्ट मंजिल के ऊपर लेके गए हो उसको, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, सेकंड पे लेके जो बॉल को और ज्यादा बढ़ जाएगी, थर्ड पे और चली जाएगी, फोर्थ पे और ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ से बॉल ड्रॉप करते हो ज्यादा स्पीड में आएगी, यहाँ से कम करोगे तो धीरे धीरे कम स्पीड में आएगी, यहाँ से करोगे थोड़ी कम आएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फिर है शेप, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग और बेंडिंग। आप उसके अंदर जितना ज्यादा उसको ट्विस्ट करोगे, जितना ज्यादा उसको बेंड करोगे, जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा आएगी। वो होती है ना गुलेल, गुलेल बोलते हैं क्या उसको, वो मारने का, जो कंकर लगा कर मारते हैं बच्चे से, ऐसे वाई शेप की होती है एक, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे से रबर बंधा होता है, इसके अंदर यहाँ पत्थर फंसा करके भी फेंक के मारते हैं ऐसे, है ना। तो उसके अंदर जितना ज्यादा उसका बेंड उसमें स्ट्रेच करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। आप स्प्रिंग को जितनी ज्यादा ट्विस्ट करोगे, जितना ज्यादा उसमें शेप में चेंज करोगे, उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी एम पे करती है, एक उसके ऊपर क्या करती है, हाइट के ऊपर करती है। किसके ऊपर करती है, हाइट पर। दूसरा क्या करती है, शेप में चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है, क्लियर है। तो अपन एक बात कर रहे हैं कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी हाइट के ऊपर लेके गए हो, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी हाइट के ऊपर लेके चले गए हो, ये रही उसकी हाइट, ठीक है, जिसका मास है m। कितना मास है इसका, m मास है। और ये यहां से यहां तक की जो उसकी हाइट है वो है मान लो h हाइट है। इस बिल्डिंग के अंदर इसकी h हाइट के ऊपर आप उसको लेके चले गए हो, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है। तो इफ द बॉडी ऑफ मास इज रेज्ड टू अ हाइट h above the surface of the earth, the gravitational pull of the earth mg act in downward direction। अब जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो इसको ऊपर एक ग्रेविटी खींच रही होगी, और उस ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा, mg होगा। क्या होगा, mg। ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, mg। ठीक है। टू लिफ्ट द बॉडी वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अपने को इसको ऊपर ले जाने में इससे mg, क्योंकि इसको यहाँ ग्रेविटी खींच रही होगी, इसके अगेंस्ट अपने को एक वर्क करना पड़ रहा है। और वो वर्क क्या होगा, तो वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, F इंटू एस। होता कि नहीं होता। अब यहां पर अपने जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू mg है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने हाइट के बराबर है।
डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके एम जी, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो क्या है, एम जी। और अभी अपने पढ़ा था कि जितना वर्क करना पड़ रहा है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इज पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही एनर्जी होगी। जितना वर्क किया है उतनी ही, अब जितना आपने वर्क किया वो सारी से एनर्जी जो आपने आप खर्च की है, बताया ना कि एनर्जी आप जिस बॉडीज पे आप वर्क कर रहे हो वो एनर्जी गेन करती है, जो बॉडी वर्क कर रही है उसकी लॉस होती है। तो आपकी एनर्जी खत्म हो गई, आप वहां लेके गए, तो एनर्जी आई किसके अंदर, वो इस बक्से में आ गई, या इस बॉल में आप बॉल लेके गए तो बॉल में आ गई। और एनर्जी कितनी है, जितना वर्क किया उतनी होगी। आपने mgh वर्क किया था तो mgh ही वर्क इसमें एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अब इस टाइम पे इस बॉल की क्या है, mgh। क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, mg। क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ी रखा है, अभी क्या पढ़ा था, हाफ mv²। ये हो गए आपके दोनों एनर्जी के फॉर्मूले। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे, चलो आगे। अब बात कर रहे हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये, तो व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है, जैसे कि काइनेटिक से पोटेंशियल में हो गई, जैसे कि लाइट से आपके उसमें केमिकल में हो गई, केमिकल से आपके मैकेनिकल में हो गई, मस्कुलर टू मैकेनिकल हो रही है, कैसे भी हो रही है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल जितनी भी थी उतनी ही रहेगी, वो कभी भी इधर वेस्ट नहीं होती है। तो एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आप एनर्जी बना नहीं सकते हो, आप केवल एनर्जी को ट्रांसफर करते हो। जैसे कि मान लो आपने खाना खाया था तो आप में एनर्जी आ गई, तो वो केमिकल एनर्जी आपके अंदर बाकी एनर्जी बन गई। अब आपने मैकेनिकल वर्क किया, आपने उस बॉल को लेकर के छत पे चले गए, तो आपने वो एनर्जी बॉल में ट्रांसफर कर दी, अब वो एनर्जी बॉल में आ चुकी है। पर एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, उसके फॉर्म बदलते हैं ऐसे अलग अलग, पर एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती ना क्रिएट होती है। आप कहीं और से ही लेके आओगे एनर्जी, आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते। ऑल्दो सम एनर्जी में बी वेस्टेड ड्यूरिंग कंजर्वेशन कन्वर्जन, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। तो हो सकता है कुछ एनर्जी जो है वो आपके उस एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है वो चली जाए, लेकिन जो टोटल एनर्जी है कि जितनी आपने लगाई, जितनी उसको मिली, और जो थोड़ी बहुत वेस्ट हुई है, वो सब मिला करके जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होएगी, सेम ही होएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे ये मान लो एक कार है, ये कलर बहुत सुंदर लगता है तुम्हें, ब्लू वाला, क्या कलर नहीं है। जैसे ये मान लो कि ये कार है, इस कार को अगर मान लो कि मैंने फ्यूल दिया, पेट्रोल दिया, तो जितना मैंने पेट्रोल दिया है ये गाड़ी उतनी ही चलेगी, है ना। बट इसके अंदर जो इंजन है वो इंजन में थोड़ा बहुत गर्म हो गया होगा, हीट हो गया होगा, तो हल्की सी एनर्जी उस हीट में वेस्ट हो गई होगी। तो जितना मैंने फ्यूल दिया है वो एनर्जी इक्वल टू जितना वो चली है वो एनर्जी प्लस जितना वो गर्म हुआ है वो एनर्जी, इन तीनों का जो है वो मतलब इनका जो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड का जो सम है वो बराबर होगा। टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम ही रहेगी। क्लियर है, क्लियर है। तो वो जितना चला है और उसमें जो वेस्ट हुई, इनको जोड़ लो तो आपके टोटल फ्यूल कितना दिया आपको एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। सबसे बड़े एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो मैं स्टोन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, है ना। जस्ट इमेजिन कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर गए, कहाँ गए आप इस बिल्डिंग के ऊपर चले गए, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर आप गए हो एक पत्थर लेकर के, क्या गए हो, पत्थर लेकर के, ठीक है। ये इस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स है ना। तो आप इस पत्थर को जब इस टाइम पे यहां पर है, यहां पर ये, ठीक है। अब इस पत्थर को, या इस पत्थर को यहाँ नहीं है, ये पत्थर आपका सीधा ऊपर है, कहाँ है ये, यहाँ है। अब मुझे बताओ कि इस टाइम पर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो हाईएस्ट होगी। यस, ऊपर गया है तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। और इस टाइम पे इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो कितनी होगी, वो 0 होगी, क्योंकि इस टाइम पे कोई मोशन ही नहीं कर रहा, ये हिल ही नहीं रहा, दिख रहा नहीं, दे रहा काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का हुआ 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे क्या है, इसके अंदर 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब जैसे ही ये नीचे आया, क्या आया ये, जैसे ही थोड़ा सा नीचे, अब मैं इसको ऊपर से छोड़ा मैंने तो ये नीचे आ गया, अब ये इस पोजीशन पे है। तो मुझे बताओ, देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये यहां आ गई तब पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम होएगी।
बट ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो चुकी है इस टाइम पे, थोड़ी सी बढ़ चुकी है। क्यों? अब इसकी स्पीड आ चुकी है, अब इसके अंदर मोशन आ चुका है, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो कि ये बॉल थोड़ी सी और नीचे आ गया, अभी धीरे धीरे आ रही है, जैसे स्पीड में आती है लेकिन अपन स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं इसको, अब ये बॉल यहाँ आ गई, तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ और कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, और क्योंकि अब हाइट और कम हो गई, जितनी कम हाइट उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो और बढ़ जाएगी। ये अब इसकी स्पीड बढ़ रही है ना। जब आपको पता है जैसे जैसे आप उसको, आपने कोई छत पे से बॉल फेंकी तो जैसे जैसे आप उसकी स्पीड फेंकोगे उसको, तो मतलब कि नीचे से छोड़ दिया आपने, जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि वेलोसिटी के तो वो टाइट परसेंट होता है, जितनी स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। फिर ये मान लो कि और नीचे आ गई, अब और नीचे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी और कम हो जाएगी, क्योंकि अब इतनी साइड बची है, तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है, और काइनेटिक एनर्जी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है? और जिस टाइम पे ये फिर ये बिल्कुल नीचे आ गया, जस्ट इमेजिन, अब ये बिल्कुल नीचे आ गए, अब इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी बची है क्या, बिल्कुल फ्री पड़ी है, अब कोई कुछ भी नहीं है उसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कम होकर के जीरो हो जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी फुल थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और नीचे आते पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी पूरी हो गई, मतलब वो एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, इसमें ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, यहां से इसमें ट्रांसफर हो रही है। जैसे जैसे वो बॉल नीचे आ रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, और यहाँ पर जो वो गिरेगा तो उसमें फुल काइनेटिक एनर्जी के साथ में गिरेगा, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होगी वहां पर, और वहां पोटेंशियल एनर्जी फुल थी। इसका मतलब कि इस एनर्जी का क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्जन हो रहा है ना। बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इस टाइप से जो जैसे जैसे आप उस पत्थर को नीचे लेके आओगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन गोज ऑन डिक्रीजिंग एज हाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वेलोसिटी ऑफ स्टोन गोज इन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे नीचे होगे तो उसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। और एट द टाइम स्टोन रीच द ग्राउंड, जब वो पत्थर जमीन पे पहुंचेगा तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्लियर है? क्लियर है। और एग्जांपल देखो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डैम होता है, उस डैम के अंदर उस टाइम पे पानी भरा हुआ, तब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको आप डैम का गेट खोल देते हो, छोड़ देते हो, तो पानी बहने लगता है एकदम स्पीड में, तब किस में चेंज हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब वो बहने लग गया, फिर उसी काइनेटिक एनर्जी से वो टरबाइन घुमाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो कौन सी बनेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। तो इस टाइप से आपकी एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है, उसकी फॉर्म चेंज होती है, क्या होती है, फॉर्म उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, थर्मल पावर हाउस, एट थर्मल पावर हाउस केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो थर्मल पावर प्लांट में जलता है, उसमें किस में चेंज होता है, वो हीट एनर्जी में, विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर वहां से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, फिर वापस से वो मशीन घूमती है, आप क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, वो डायनेमो घूमता है, और डायनेमो की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसे कैसे ही प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी ली उन्होंने, कौन सी सोलर एनर्जी ली, उसमें से क्या उसमें किस में चेंज हो गई, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई है, ग्लूकोज बना लिया उन्होंने। उसके बाद में फिर वो फोटोसिंथेसिस से आपके बाद में फिर आप उसको लेते हो, फिर आपको मस्कुलर एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट कर लेते हो, आपके हाथ पे लाते हो ना, उसको मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हो। तो इस टाइप से एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। लेकिन एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। कन्वर्जन होता है और क्या होती है, कंजर्व होती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती और क्रिएट भी नहीं होती, केवल ट्रांसफर होती रहती है। समझ में आ गया? एनर्जी क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक चलें अपने, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर। क्या है भैया, पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। कितनी स्पीड में एनर्जी खत्म हो रही है, ऐसे भी कह सकते हो कितनी स्पीड में वर्क हो रहा है। एक ही बात है, जितनी स्पीड में वर्क हो रहा होगा उतनी स्पीड में एनर्जी खत्म हो रही होगी, उसको अपन बोलते हैं पावर। जिसमें ज्यादा पावर वो जल्दी जल्दी एनर्जी खत्म करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा। इसमें कम पावर वो धीरे धीरे एनर्जी खत्म करेगा और धीरे धीरे वर्क करेगा। क्लियर है? जैसे आपका भाई है और आप हो, तो आपके भाई में मान लो कम पावर है, तो वो काम भी, उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होगी, काम भी धीरे धीरे होगा। आप में पावर ज्यादा है तो इसका मतलब आप काम भी स्पीड में करोगे, एनर्जी भी स्पीड में खत्म होगी आपकी। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला इसका, वर्क डन अपॉन
टाइम, मतलब W/T, कितने टाइम में कितना वर्क किया या कितने टाइम में कितना एनर्जी खर्च हुई, ये भी E/T से भी कर रहे हो ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कितने वर्क में कितना टाइम की हुआ है। तो P इज इक्वल टू पावर, W इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू, बताइए आपको क्या होती है इसकी यूनिट, तो होती है जूल पर सेकेंड या वोट में नापते हैं, किसमें नापते हैं अपन, वोट। और वोट जो होता है ये बहुत छोटा होता है, जब ज्यादा होता है तो अपन किलो वोट में नापते हैं, किसमें नापते हैं, किलो वोट। क्लियर है, ठीक है। पावर इज 1 वोट व्हेन 1 जूल विज वर्क डन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में अगर 1 जूल आपने वो काम कर लिया, 1 सेकंड में अगर आपने 1 जूल एनर्जी खर्च कर ली तो पावर कितना हो जाएगा, 1 वोट के बराबर हो जाएगा। एवरेज पावर क्या होता है, तो टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी यूज्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लो कि आपने काम किया, आपने कोई दीवार तोड़ी, आपने एक घंटे में, तो आपने क्या किया, जब स्टार्टिंग में जोश जोश था तो आपने फिर क्या किया, धीरे धीरे काम किया, ठीक है, धीरे धीरे काम किया, मतलब सॉरी फास्ट काम किया आपने, बहुत से दीवार तोड़ दिया आपने, 1 घंटे बाद थक गए आप, तो फिर आप थोड़ा धीरे धीरे करने लग गए आपने, फिर हम जिसने मोटिवेशन किया नहीं आज खत्म करना, काम करना, तोड़ना, फिर आपने स्पीड बढ़ा दिया वापस से, टोटल आपने 5-6 घंटे में दीवार तोड़ी, तो टोटल कितने घंटे लगाए आपने, कितना टाइम लगाया और कितना फिर उसमें वर्क किया, कितना आपने कितना जूल वर्क किया, कितने जूल एनर्जी खर्च की, वो आपकी एवरेज टाइम, एवरेज वर्क हो जाएगा, एवरेज पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज पावर। क्लियर है। फिर एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मैंने बताया जैसे कि जूल जो होती है बहुत छोटी यूनिट होती है एनर्जी की, तो इसलिए अपन उसको जूल में नापते नहीं, अपन उसको किस में नापते हैं, बड़ी यूनिट में नापते हैं, किलो जूल में नापते हैं। तो फॉर कमर्शियल पर्पस बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर, तो ऐसे एनर्जी की जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो वाट आवर, क्या होती है, किलो वाट आवर, क्योंकि जूल बहुत छोटा होता है इसलिए। तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट, मैंने ना वोट छोटी यूनिट होती है, किलोवाट बड़ी यूनिट होती है पावर की। तो अगर 1 किलोवाट पावर है किसी मान लो मशीन का, किसी इंसान का या किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, 1 किलोवाट की पावर की है, ठीक है। 1 किलोवाट का पावर का मतलब क्या है कि वो क्या कहते हैं उसको, कितने मतलब कितने वोट जो है वो एक सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर खर्च कर सकती है। तो अगर 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के अंदर अगर वो यूज कर रहा है, तो फिर इसका मतलब कि उसमें जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर होगी, कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट की आवर क्या है, एनर्जी की बड़ी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, क्योंकि जूल बहुत कम, जूल बहुत कम होता है, किलो जूल भी बहुत कम होता है। तो 1 किलोवाट आवर कितना वोट खर्च किया है। अब ये किलोवाट आवर जो है इसका और जूल में क्या रिलेशन होता है, मतलब कितने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर के अंदर, अगर क्वेश्चन आ जाए पता चल गया ये भी है तो एनर्जी, पर कितने 1 किलोवाट आवर में जूल कितने होते हैं, 1 जूल होता है, 10 जूल होता है, 20 जूल होता है, पता करते हैं अपन, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया आपके कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट और 1 आवर। 1 किलोवाट में वोट कितने होते हैं, 1000 वोट होते हैं, वोट मतलब पावर की यूनिट बताइए आपको। और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, तो वो 60 इंटू 60 कर लो तो 3600 सेकंड होते हैं, और किलोवाट आवर तो 1000 है ही है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आएगा 36 लाख, 36 आएगा, 36 लाख, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर के अंदर। मतलब जूल बहुत कम होता है, जूल बहुत ही ज्यादा कम होता है ना, 10 जूल 20 जूल 1000 जूल तो कुछ ही नहीं होता। अब हल्का सा मैं बोल रहा हूँ, इतना कितना जूल खर्च कर दिया मैंने, तो इसलिए अपन उसको किसमें नापते हैं, अपन किलोवाट आवर में नापते हैं, जो कमर्शियल यूनिट होती है उसके अंदर, जिसके अंदर 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 जूल। साइंटिफिक टर्म में उसको अपन लिखते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर के अंदर जूल होते हैं। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया, मस्त था चैप्टर, मजेदार था। वर्क एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब पढ़ लिया होगा आपने। आई होप आपको आनंद आया होगा। और न्यूमेरिकल्स इसमें अब कम किया, ये चैप्टर बड़ा था तो मैंने सोचा कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करते नहीं है अपन, आप बोलोगे तो एक न्यूमेरिकल्स की स्पेशल क्लास ले लेंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अभी तो केवल बस इंट्रोडक्शन के हिसाब से थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, इसलिए अपन 2-3 फॉर्मूले किए, 2-3 क्वेश्चन ही किए थे। आप कहोगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अपन एक पूरा अलग से क्लास डाल देंगे जिसमें सारे एनसीईआरटी के या बाहर के या वो भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चन को अपन कर लेंगे इफ यू वांट। आप कहोगे तो, बाकी नहीं करेंगे भैया, बिना कहे नहीं करते अपन, कहोगे तो करेंगे, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मस्त रहो, बाय।